नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल 12 बजे हो सकता है बीजेपी की नई टीम का ऐलान। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका, कई युवा चेहरों को भी मिलेगी जगह, कईयों की होगी छुट्टी। वंदे मातरम पर सियासी महासंग्राम। सोनिया गांधी के खिलाफ बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, वाराणसी में शिकायत दर्ज। हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी। अमित शाह ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। पीएम मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर भड़का विपक्ष। कहा विरोधियों को बदनाम करने की साजिश। तो वहीं किरण रिजिजू ने भी विपक्ष को हड़काया। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की टीएमसी दफ्तर में फंदे से लटकी मिली लाश। सुसाइड नोट भी बरामद, जांच जारी। 23वें दिन भी जारी है जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन। 4 और छात्र भूख हड़ताल पर। देवेंद्र नाथ महतो हॉस्पिटल में भर्ती। हेमंत सोरेन पर मुश्किल भारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी से जुड़ी आई आज की बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार कल बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है, जिसमें कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। खबरों के अनुसार टीम में कई नए युवाओं को मौका मिल सकता है। खबर यह भी है कि नई टीम में महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कल 12 बजे बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव बताया जा रहा है। सर, क्या कल वाकई में बीजेपी चौंकाने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है बीजेपी की नई टीम का ऐलान कल संभव है? देखिए, मई से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, क्योंकि 208 दिन बीत गए हैं नितिन नवीन के अध्यक्ष बने हुए। जब अमित शाह बने थे तो मात्र 38 दिन में ही नई टीम बन के तैयार हो गई थी। तो टीम का नाम तो फाइनल हो चुका है, लेकिन कल 12 बजे की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जानकारी ये मिली है कि इसमें बहुत सारे लोग जिनको इंक्लूड किया जा रहा है उनको फोन करके दिल्ली बुलाया गया है। ये बाकी लोग यहाँ दिल्ली आकर के मौजूद हैं। मतलब कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है और ये जरूरी भी है क्योंकि विलंब होता जा रहा है। विलंब होने के कई सारे कारण रहे। आरएसएस के साथ कंसल्टेशन चल रहा था, फिर राजनीतिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें ही सारा संगठन और सारा दिमाग जो है उसमें लगना पड़ा, और कुनबा बीजेपी का बढ़ता जा रहा था क्योंकि ये बाकायदा अटैच्ड है कैबिनेट रिसफल से भी, क्योंकि कैबिनेट से बहुत लोगों की छुट्टी होगी, वो संगठन में आएंगे तो कैबिनेट का भी फैसला करना है किनको किनको इधर छोड़ना है। आगे चुनाव भी है और कई सारी चीज़ें एक के बाद होती चली गई। टीएमसी टूटी, वो लोग एनसीपीआई बना लिए, आम आदमी पार्टी से 7 सांसद जो है वो बीजेपी में आ गए। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती गई कि जिससे ये मामला टलता चला गया। लेकिन अब जो लग रहा है कि कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि कॉकरोच आंदोलन के बाद ये जस्टिफाई हो गया कि युवा चेहरे को नेतृत्व देना अब हर पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी हो गई है। पुराने लोगों से काम नहीं चलेगा। तो नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो तो जस्टिफिकेशन हो गया। लेकिन इसके बाद जो जानकारी आ रही है कि थोक के भाव में नए और युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस बार शामिल होने जा रहे हैं और इसमें महिलाओं की भी संख्या बहुत प्रचुर मात्रा में होने वाली है। जी, अब बात वंदे मातरम के अपमान पर फंसी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को वंदे मातरम का अपमान करने पर सोनिया गांधी मुश्किल में फंस गई हैं। सोनिया के खिलाफ कर्नाटक में स्थित मंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। बीजेपी नेता विकास पुत्तुर कार्यकर्ताओं के साथ उर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी। विकास पुत्तुर ने चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो हाईकोर्ट में निजी शिकायत भी दर्ज कराएंगे। तो वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। वाराणसी, पश्चिम बंगाल में भी शिकायतें दर्ज कराई गई है। साथ ही अमित शाह ने भी कांग्रेस को घेरा है। शाह ने कहा है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रगीत रोकने को कहा। सोनिया गांधी का ये पाप देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सर, अलग अलग राज्यों में अब तो शिकायतें दर्ज हो रही हैं। क्या वंदे मातरम के अपमान पर पूरी कांग्रेस पार्टी फंस गई है? ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आज संडे है। बहुत जगहों पे जो है लोगों ने एफआईआर करने का मन तो बना लिया है। जो जानकारी आ रही है कि हर राज्य में इस तरह से जो है वो कंप्लेन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी शिकायत पहुंच गई है, जो साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है। जैसा कि अमित शाह ने भी कहा कि वीडियो में तो बिल्कुल साफ है, वो राष्ट्रीय गीत का उन्होंने ऑलरेडी अपमान कर दिया। जब गीत गाया जा रहा था तब आप हिलडुल रही थी, इशारे कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, खड़गे साहब के ऊपर जो है आप ये बता रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ये फिर बहानेबाजी जो आपने की वो एक और गलत संदेश पूरे देश को चला गया। कारण ये कि आपने कहा कि नहीं, वो तो चेयर मंगवाने के लिए जो है वो सोनिया गांधी वहाँ पे मांग कर रही थी कि भाई खड़गे साहब बहुत देर से खड़े थे। लेकिन अब कई जगहों पे ऑडियो भी आ गया जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि नहीं, हम अपने मन से अपने हिसाब से गाएंगे, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। कानून नया बना है और उसका उल्लंघन ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रावधान में जो 3 साल की सजा है, इसकी शुरुआत सोनिया गांधी से ही होने वाली है। जी, तो ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आगे और मुसीबत कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी की आलोचना की है और कहा है कि उन्हें स्वतंत्रता दिवस के भाषण का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए था। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि इसका मकसद उनके विरोधियों और सरकार पर सवाल उठाने वालों को बदनाम करना है। कांग्रेस ने इसे हताशा का स्पष्ट संकेत बताया है। तो वहीं किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सली वाली टिप्पणी की आलोचना करने पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा था। किरण रिजिजू ने साफ किया कि दिमागी नक्सली का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की वकालत करते हैं। सर, पीएम के बयान को विपक्ष अपने आप से जोड़कर क्यों देख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है लाल किले से ऐसा बीन बजाया कि सारे सांप जो है अपने आप बिल से बाहर निकल रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। देखिए, ये कह रहे हैं चिदम्बरम साहब कि प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। जो लोग इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि वो दिमागी नक्सली है। कारण इनका दिमाग खराब था क्या पहले जब गृह मंत्री हुआ करते थे? चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था कि ये जो इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट मिलता है नक्सलियों को, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इससे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है, देश के लिए बड़ा खतरनाक है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। अब आप ये बताओ कि उस समय आप क्या थे और अभी आप क्या बता रहे हो? देखिए, बात बड़ा सिंपल है। दिमागी नक्सल, कल हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था। बेसिकली इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, और वो लोग और वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो नेता, उनको ज्यादा मिर्ची लगी है जो लोग कश्मीर के जिहादियों के साथ खड़े हैं, जो लोग माओवादियों के साथ खड़े थे। अब तो माओवादी खत्म हो गए, नक्सलियों को अमित शाह ने मार गिराया, खत्म कर दिया। लेकिन जो इनका जो सपोर्ट बेस, जो इंटेलेक्चुअल, जो लोग उनके साथ खड़े थे, जो उनके रिक्रूटमेंट का, उनके आइडियाज के जो है प्रोपगेशन का काम करते थे, वो लोग तो अभी भी अर्बन सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर्स में, आईआईटीज में, एम्स में ये सांप छिपे बैठे हैं। इनको ढूंढना, चिन्हित करना और पनिश करना, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की आप आलोचना करेंगे तो आप दिमागी नक्सल है, आप फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दिमागी नक्सल हो या बंदूकी नक्सल हो, ये दोनों प्रकार के जो नक्सल जो हैं, ये देशद्रोही हैं। जो लोग इन नक्सलियों के साथ खड़े हैं वो भी देशद्रोहियों की श्रेणी में आएंगे। और इतनी बेशर्मी के साथ
इस तरह के जंतुओं के साथ आप खड़े हो जा रहे हो, ये आपकी मानसिक व्यथा बता रही है। अब प्रधानमंत्री ने तो फैसला कर लिया है कि इनको अब नहीं छोड़ना है। बंदूक वाले तो खत्म हो गए, ये दिमाग वाले जो नक्सली हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी है और सरकार में को इसमें जरा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वही सांप है जो देश में हर चीज में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, गलत जानकारी देकर लोगों को बहकाने और हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। जी, अब बात पश्चिम बंगाल से आई चौंकाने वाली खबर की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आशीष बनर्जी की मौत से हड़कंप मच गया है। उनका शव सुबह घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस को आशीष बनर्जी के शव के पास से एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने आशीष बनर्जी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने बनर्जी के परिवार से फोन पर बात भी की है। सर, बड़ी चौंकाने वाली खबर है ये, लेकिन क्या ये बस एक सुसाइड है या कुछ और वजह लग रही है? देखिए, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है। बड़े लीडर थे, वो डिप्टी स्पीकर थे टीएमसी के पुराने, और उन्होंने आत्महत्या करने के लिए टीएमसी का दफ्तर चुना। ये ज्यादा चौंकाने वाली बात है। ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि आपसे किस तरह की गलतियां हुई हैं। सुसाइड नोट भी आ गया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि टीएमसी न सिर्फ चुनाव हारी है, लोगों की नजरों में इस कदर गिर गई है कि टीएमसी के नेताओं के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। ममता बनर्जी सुसाइडल पाथ पे है, ये हम लोग कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से, इस तरह की घटनाओं से वो प्रदर्शित होगा, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ममता बनर्जी के पापों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर ये पार्टी की वजह से और इस तरीके से कि जो डेस्परेट होकर के अगर उन्होंने अपनी जान को दिया है, तो ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत शर्मिंदगी का सबब है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन को जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के तहत चारों छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनमें राजबल प्रसाद, उदय मेहता, राजीव कुमार कुशवाहा, उदय मंडल शामिल है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में जुड़े विवादों के समाधान और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 नए छात्रों के भूख हड़ताल पर बैठने से आंदोलन की और तेज होने की संकेत है। इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने राहुल गांधी से 2 टूक मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राहुल गांधी उन्हें पद से हटाने में मदद करें, यानी कि कांग्रेस को झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सर, अब तो और 4 छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है? साथ ही जेएमएम और कांग्रेस में क्या अब नया विवाद शुरू होगा? देखिए, राजनीति की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा विवाद हो गया है। एक तो ग्राउंड के ऊपर छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इसका नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है कि वो सारे लोग जो जंतर मंतर के लिए आंसू बहा रहे थे, छात्र आंदोलन के नाम पर, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, भाई अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहां भेज दिया, वहां उद्धव ठाकरे भी चले गए। ये सारे लोग, जितने सारे लोग जो जंतर मंतर में विपक्ष के वो नेता जो वहां पे आंसू बहाने के लिए पहुंचे थे, छात्रों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे थे, वो लोग फंस गए। उन लोगों से अब बोला नहीं जा रहा है कि भाई अब क्या करना है। यहां तो छात्र नहीं थे, यहां तो भाड़े पे लाए गए लोग थे, लेकिन वहां भुक्तभोगी छात्र हैं। वो सही में छात्र आंदोलन है। और अब जो ये नई मांग आई है, इसका रेमिफिकेशन समझिए। अभी तक ये लोग किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, अब जो इनकी मांग है वो दैट टेंटमाउंट्स टू सीकिंग रिजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का वो अब इस्तीफा मांग रहे हैं। इस मामले को सीबीआई के पास फौरन अगर हेमंत सोरेन नहीं दे पाते हैं तो आप ये समझिए कि ये उनकी कुर्सी को लील जाएगा, उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।